नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है ओनली आईएएस हिंदी माध्यम चैनल पे। मैं जगदीश चंद्र जांगड़ आज आपके समक्ष लेकर आया हूं एक बेहद ही महत्वपूर्ण न्यूज। दोस्तों, आज हाइलाइट्स हम पढ़ने वाले हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट्स या इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। देखिए, जो हमारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है दोस्तों, यह हर 2 वर्ष में जारी की जाती है। पिछली रिपोर्ट जो है यह जारी की गई थी दोस्तों आपके पास में वर्ष 2021 में। 2023 का डेटा संकलन करते इस वर्ष 2024 में इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। यह रिपोर्ट जो है 2 वॉल्यूम्स के अंतर्गत है आपके पास में। एक वॉल्यूम में पूरे इंडिया की बात की गई है, नंबर 1 वॉल्यूम में। सेकंड इसका जो संस्करण वॉल्यूम है, इसके अंदर हर स्टेट स्पेसिफिक आपको डेटा दे रखा है। अब अगर आप पीसीएस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको फर्स्ट वॉल्यूम तो करना ही है। इसके साथ में जैसे सपोज मैं यूपी पढ़ रहा हूं तो यूपी का डेटा यहां से उठा लो। मैं एमपी या छत्तीसगढ़ या राजस्थान कर रहा हूं तो वो स्टेट स्पेसिफिक डेटा वॉल्यूम 2 में मिलेगा। वॉल्यूम 1 का क्या मतलब हो गया? आपको वर्ल्ड लेवल का, नेशनल लेवल का मैक्रो डेटा जो है यहाँ पे मिलने वाला है। और इससे भी एक और अच्छी सी बात है आपके पास में कि यह रिपोर्ट जो है जिस वर्ष आती है उस वर्ष यह कहीं न कहीं आपके पास में प्रारंभिक परीक्षा में पक्का इस पे 2 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। हमारे यूपीएससी में मेंस का जो जीएस पेपर 3 है, ये भी कहीं न कहीं आपके पास में प्रासंगिकता रेलेवेंस के अंतर्गत है। वन संसाधनों का आकलन और प्रबंधन तो एक एग्जैक्टली लाइन हमारे सिलेबस में लिखी हुई है, चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस, तो दोनों ही विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाल ही में पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन 21 दिसंबर के ऊपर पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने भारत वन स्थिति रिपोर्ट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट्स 2023 का अनावरण किया है दोस्तों। देहरादून स्थित जो वन अनुसंधान संस्थान है ना, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एफआरआई के अंतर्गत यह जारी की गई है। अब ये याद रखने की चेष्टा करना है दोस्तों आप लोगों को कि जब भी हम इस प्रकार की कोई जानकारी पढ़ते हैं आपके पास में, इस जानकारी को आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू यानी डेटा और फैक्ट्स के अनुसार भी याद रखें। एट द सेम टाइम एक ट्रेंड की जानकारी रखें ताकि कंसेप्चुअल और जो आपका डेटा है स्टैटिस्टिक्स है उसमें भी आप सब्सटेंशिएट कर पाए मुख्य परीक्षा की दृष्टि। सबसे पहले यह हर 2 वर्ष में जारी की जाती है। तो वार्षिक इसका प्रकाशन होता है दोस्तों। इसका प्रकाशक कौन है? भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसका प्रकाशक है। और याद रखना है हमें कि यह रिपोर्ट जो है आपके पास में 1981 के आसपास में जो है आपके पास में यह डेटा जारी किया जा रहा है। तो इसकी स्थापना कब से हुई थी आपके पास में दोस्तों? 1981 की बताई जा रही है। पहली रिपोर्ट जो है 1987 के अंदर यहाँ पे जारी की गई है। आज तक ऐसी 18 रिपोर्ट जो है हमारे समक्ष साझा की जा चुकी है, जो द्विवार्षिक है, हर 2 वर्ष में जारी की जाती हैं। और पूरा एक एरियल यानी सैटेलाइट के माध्यम से, उपग्रहों के माध्यम से अंतरिक्ष से सर्वे किया जाता है आपके पास में। तो इसरो का एक लिस सैटेलाइट इमेजरी राष्ट्रीय वन सूची तो है। यह 2 इंपॉर्टेंट आपके पास में क्या है, जो सोर्स है, इन सोर्स के माध्यम से ही हमने पूरा एनालिसिस जो है आपके सामने आज रखा है। अभी 2023 की रिपोर्ट जारी की जा चुकी है, इससे लास्ट रिपोर्ट 2021 की है। और लास्ट से लास्ट जो आपके पास में यह 16वां संस्करण जो है, सिक्स एडिशन, जो 18th एडिशन जो है, 18वां संस्करण हमारे समक्ष में है। अब लैंड यूज पैटर्न से यह रिपोर्ट कहीं न कहीं अपनी शुरुआत करती हैं वॉल्यूम 1 के अंतर्गत। लैंड यूज पैटर्न की अगर मैं दोस्तों बात करूं कि भूमि का प्रयोग जो है भारत में कैसे हो रहा है, हर जगह वन थोड़ी ना है। हमारे ज्योग्राफिकल एरिया की अगर हम लोग बात करें, भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वह कितना है? 3,28,000 है ना आपके पास में, 28,774। और ये थाउजेंड्स ऑफ द हेक्टेयर यहाँ पे बताया जा रहा है। क्या आपको पता है एक हेक्टेयर कितना होता है? 100 मीटर। और भाई 100 मीटर का यानी 100 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई के भूखंड का क्षेत्रफल जो निकाला जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपके पास में 1 हेक्टेयर का क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों। तो भारत के इस भौगोलिक क्षेत्रफल के अंतर्गत में अगर कैलकुलेट करूं दोस्तों, सो लैंड यूटिलाइजेशन हमारे पास में 93% ही है। मतलब 93% भाग का ही हम लोग जो है लैंड यूटिलाइजेशन को रिपोर्ट कर पा रहे हैं। इसमें से भी 21.9% भाग जो है हमारे फॉरेस्ट यानी वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और उसके बाद में ग्रेजिंग लैंड हो गया 3% के आसपास में। नॉन अवेलेबल फॉर लैंड कल्टीवेशन 13% वाला एरिया हो गया, है ना। मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स और ग्रुप्स के अंदर 0.9% हो गया। कल्चरेबल वेस्ट लैंड है 3.6%। फैलो लैंड है, करंट फैलो लैंड है 3.3% है। करंट फैलो लैंड है 4%। अब जो नेट सोन एरिया है वो कितना है? ये नेट सोन एरिया कौन सा है पता है आपको? ये वही क्षेत्र है दोस्तों आपके पास में। इसी क्षेत्र को हम लोग कैलकुलेट करते हैं आपके पास में
जिसपे जुताई की जाती है, जिसपे फसल बोई जाती है, लगभग 42.8% एरिया। यानी भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 42% क्षेत्रफल है जहां पे बुआई की जाती है, जहां पे फसलें उगाई जाती हैं। ओवरऑल आपके पास में फॉरेस्ट की बात भी आपको याद रखनी है कि 21.9% एरिया, जोग्राफिकल एरिया में भारत में क्या है, फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। भारत में हमारे वन देखने को मिलते हैं। अब इसके उपरांत दो की टर्म और टर्मिनोलॉजी आपको याद करनी है, सीखनी है। फॉरेस्ट कवर एक शब्द यूज किया जाता है, वन आवरण, फॉरेस्ट कवर। अब ये फॉरेस्ट कवर या वन आवरण जो शब्द है दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये वहां के भूमि उपयोग का वर्णन करता है दोस्तों। यानी जो वृक्ष छत्र जो है, जिसको ट्री कैनोपी कहा जाता है, ये ट्री कैनोपी है, उसके घनत्व में कम से कम 10% यहाँ पे डेंसिटी होनी चाहिए। मतलब ट्री कैनोपी की डेंसिटी 10% हो, और जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो। 1 हेक्टेयर मतलब कितना हुआ, 100 मीटर चौड़ा एरिया और 100 मीटर ही लंबा। तो 100 बाई 100 मीटर्स के किसी भी जोग्राफिकल एरिया को अगर मैं क्षेत्रफल निकालूंगा, एरिया कैलकुलेट करूंगा, तो वो 1 हेक्टेयर आता है दोस्तों। तो 1 हेक्टेयर विल बी अराउंड 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया ऑलमोस्ट। अब यहां पे ट्री कैनोपी की डेंसिटी और दूसरा क्या है, पैमाना है आपके पास में, वहां पे एक पैमाना है कि सर 1 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। तो 1 हेक्टेयर भूमि में अगर कहीं भी पेड़ पौधे लगे हैं, वृक्ष लगे हैं, और उनका जो वृक्ष का जो छत्र है, वृक्ष छत्र मतलब ट्री कैनोपी, ये ट्री कैनोपी कहीं न कहीं 10% से ज्यादा इसकी डेंसिटी देखने को मिले, घनत्व देखने को मिले, तो उस एरिया को मैं फॉरेस्ट कवर कह सकता हूं, वन आवरण कह सकता हूं। तो एक तो फॉरेस्ट कवर समझ में आ गया आपके पास में, 1 हेक्टेयर जमीन पे पेड़ लगे होने चाहिए, 10% जो है वह कैनोपी ट्री कवर होना चाहिए, डेंसिटी होना चाहिए, तो उस एरिया को मैं फॉरेस्ट कवर कह सकता हूं। इस अनुसार आपके पास में फॉरेस्ट कवर के आधार के ऊपर, कैनोपी डेंसिटी के आधार पे भी हम लोग जो है फॉरेस्ट कवर का क्लासिफिकेशन आगे देते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे हमारे पास में क्लासेस और डिस्क्रिप्शन है, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है आपके पास में, लगभग आपके पास ट्री कैनोपी उनकी 70% के करीब है। मॉडरेट होगी तो यहाँ पे 40 से 70% के बीच की ट्री कैनोपी की डेंसिटी होगी। ओपन फॉरेस्ट के अंदर 10% मिनिमम चाहिए ही चाहिए, इसीलिए हमने कहा कि 10% से ज्यादा यहाँ पे जो है ट्री कैनोपी की डेंसिटी होनी चाहिए। यहाँ पे जो श्रब्स है, जो झाड़ियां हैं आपके पास में, यहाँ पे उनमें 10% से भी ज्यादा क्या होती, 10% से कम ट्री कैनोपी की डेंसिटी देखने को मिलती है। फिर कुछ एरिया ऐसा भी है जो नॉन फॉरेस्टेड एरियाज है, राइट, जो आपके पास में लैंड विच डू नॉट फॉल इनटू द एनी अबव क्लास, जो इनमें से किसी में भी नहीं है, ना ही तो हाई डेंसिटी फॉरेस्ट में है, ना ही मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट में, ना ही ओपन फॉरेस्ट में। इनको हम स्ट्रब्स में भी नहीं रख सकते, ये है नॉन फॉरेस्टेड एरिया। यहाँ पे कौन सा एरिया होगा, कोई क्रॉपलैंड हो गया, हमारा खेत हो गए, कोई सेटलमेंट हो गया, हमारा रहवास वाला एरिया हो गया, कोई पानी वाला क्षेत्र हो गया, कोई घास हो गया, घास के मैदान हो गए, स्नो क्लैड एरिया, कोई डेजर्ट, कोई थार, कोई मरुस्थल वाला एरिया, क्षेत्रफल हो गया आपके पास में। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ट्री कैनोपी का मेरा क्या मतलब है। जब मैं कह रहा हूँ वेरी डेंस फॉरेस्ट, तो वीडीएफ का क्या मतलब है। जब मैं कह रहा हूँ मॉडरेटली डेंस, तो यहाँ पे कैनोपी और कम हो गई। जब मैं कह रहा हूँ ओपन फॉरेस्ट, तो कैनोपी और कम होगी, डेंसिटी घनत्व पेड़ों का और कम हो गया। जब मैं श्रब्स कह रहा हूं तो यहाँ पे झाड़ियां होगी, यहाँ पे 10% से भी कम जो है आपको डेंसिटी घनत्व देखने को मिले। एक तो ये क्लासिफिकेशन समझ में आया। तो फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या चीजें समझनी है। सबसे पहले ट्री कैनोपी जो है वह कम से कम 10% तो हो या इससे ज्यादा हो, और एरिया जो है 1 हेक्टेयर के अंदर पेड़ पौधे लगे होने चाहिए। तो 1 हेक्टेयर वाला एरिया जहां पे ट्री कैनोपी 10% से ज्यादा डेंस है, वह मेरा क्या है, फॉरेस्ट कवर है, वह वन आवरण है। और यहां पे दोस्तों आप लोगों को याद रखना चाहिए एक चीज, कि हम फॉरेस्ट कवर ही नहीं कैलकुलेट करें, फॉरेस्ट कवर के अलावा हम लोग ट्री कवर भी कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेड़ पौधे खाली जंगलों में थोड़ी है, हमारे सड़क के आसपास भी देखने को मिलेंगे, गांव में भी देखने को मिलेंगे, गौचर की भूमि हो, वनचर की भूमि हो, वहां भी तो देखने को मिलेंगे। तो एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट है फॉरेस्ट का, और ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट का, और ट्री कवर का। ये तीन कॉन्सेप्ट आपको समझने जरूरी है। हमने अभी कहा कि फॉरेस्ट कवर क्या है आपके पास में, फॉरेस्ट कवर वह आरपीएफ मतलब क्या हो गया, रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। भैया रिजर्व फॉरेस्ट क्या हुआ कि सर फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत सरकारी रिकॉर्ड्स में जिस क्षेत्र को सरकार ने जंगल की तरह, फॉरेस्ट की तरह, वन भूमि की तरह आरक्षित कर दिया है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट वो कहलाएगा। रिजर्व्ड फॉरेस्ट के अंतर्गत 1 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल के अंतर्गत वन के अंदर वृक्ष देखने को मिलेंगे, ट्री कैनोपी 10% से ज्यादा घनत्व देखने को मिलेगा। अब
फॉरेस्ट कवर इससे बाहर भी तो हो सकता है कि जैसे सपोज मैंने ये कहा कि ये मेरा XYZ फॉरेस्ट है, XYZ वन है आपके पास में, पर हो सकता है इससे बाहर भी 1 हेक्टेयर का एरिया हो सकता है जहां पे पेड़ पौधे उगे हुए हो सकते हैं। तो इस एरिया को हम लोग कहेंगे आपके पास में फॉरेस्ट कवर आउटसाइड रिजर्व फॉरेस्ट एरिया। इस एरिया में भी अगर रिजर्व फॉरेस्ट के बाहर भी 1 हेक्टेयर की भूमि के ऊपर वृक्षारोपण है, उसको भी हम फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर यह एरिया 1 हेक्टेयर से कम निकले तो क्या होगा? तो यहाँ पे ट्री कवर आपके पास में अगर 1 हेक्टेयर से कम पैचेस हैं जो स्कैटर्ड लीनियर या ब्लॉक्स फॉर्मेट में हमको हमारे उद्यानों के रूप में देखने को मिल सकते हैं, है ना, हमारे कई बॉटनिकल पार्क्स के रूप में देखने को मिल सकते हैं, सड़कों के इर्द गिर्द देखने को मिल सकते हैं, बांधों के नहरों के आसपास के जो है वृक्ष भूमि देखने को मिल सकती है। तो ये सारे ट्री कवर्स हैं। ये क्या है आपके पास में ट्री कवर में? ट्री कवर क्या हुआ कि सर 1 हेक्टेयर से कम की जमीन के ऊपर जो वृक्ष देखने को मिलेंगे। अगर 1 हेक्टेयर से ज्यादा होगा तो क्या कहलाएगा? फिर वो फॉरेस्ट कवर कहलाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉरेस्ट कवर आउटसाइड रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज भी हो सकते हैं जहां पे पैचेस 1 हेक्टेयर भूमि से कम होने चाहिए दोस्तों। एक कॉन्सेप्ट के लिए मैंने एक डायग्राम यहाँ पे दिखा दिया है। जैसे ये वाला जो आपको एरिया देखने को मिल रहा है ना, ये है आपके पास में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, जिसको हम लोग कहीं न कहीं सरकारी खाते में जो हमारा फॉरेस्ट एक्ट है भारत का उसके अंतर्गत हम इसको वन भूमि मानते हैं। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है आपके पास में जिसको RFA लिखा जा रहा है, इसके अंदर फॉरेस्ट कवर क्या होगा? वह एरिया जहां पे 1 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया के अंदर वृक्ष आरोपित हैं, वृक्ष देखने को मिल सकते हैं। यहां भी कई जगह पे आपको पहाड़ देखने को मिल जाएंगे, पठार देखने को मिल जाएंगे, नदियां झील तालाब देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे नॉन फॉरेस्ट एरियाज हैं। मतलब हमारे इसी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में फॉरेस्ट कवर के अलावा भी कई जगह पे पहाड़ पठार नदियां मैदान देखने को मिलेंगे। इसे नॉन फॉरेस्टेड एरिया भी कहा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम दोस्तों आगे बढ़ने की चेष्टा करें तो यहाँ पे आप देखेंगे फॉरेस्ट कवर जो है इसके बाहर भी ट्रीज आउटसाइड द फॉरेस्ट कवर। तो आपके पास में फॉरेस्ट के बाहर मतलब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर वाला जो ये एरिया है, यहाँ पे भी आपको ट्री कवर देखने को मिल सकते हैं जो 1 हेक्टेयर से कम है। आपके पास में ट्री कवर जो है आपके पास में जो ब्लॉक लेवल पे हो सकते हैं, फॉरेस्ट लेवल पे हो सकते हैं, स्कैटर्ड हो सकते हैं। जैसे ये देखिए ये वाला है एरिया, ठीक है ना। पर अगर ये 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो गया तो क्या कहलाएगा? अगर ये 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो गया तो यह क्या कहलाएगा आपके पास में? फॉरेस्ट कवर कहलाएगा। क्या है? फॉरेस्ट कवर कहलाएगा। 1 हेक्टेयर से कम है तो क्या है? ट्री कवर। ट्री कवर बाहर है, मतलब हमारे इस रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर है, चाहे वो स्कैटर्ड हो, चाहे वो पैचेस में हो, चाहे ब्लॉक्स में हो। ये समझ में आ गया है आपको? तो ये जनरलाइज कंसेप्ट है कि यहाँ पे एक है ट्री कवर और एक है फॉरेस्ट कवर। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर का पैमाना जो है यह भी आपको साथ साथ में पता होना चाहिए दोस्तों। तदुपरांत यहाँ पे आप आएंगे, यहां से सीधा प्रश्न बनेगा। देयर विल बी डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्लाइड सर एंड मैम। मैं आपको फिर वापस चेता रहा हूं, सारे बैचेस में मैं कह रहा था ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट और ट्री कवर ऑफ इंडिया के आधार पे अगर देखा जाए तो भारत में फॉरेस्ट कवर कितना है? फॉरेस्ट कवर यानी 10% डेंसिटी से ज्यादा कैनोपी एरिया है और 1 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि के ऊपर वृक्षावरण है। तो ऐसा एरिया भारत में कितना है? टोटल 7,15,342 जो है स्क्वायर किलोमीटर। यूनिट क्या है? स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पे 7,15,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो है फॉरेस्ट कवर है। लगभग भारत का कितना है दोस्तों? ये इंडिया के कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? यह इंडिया के 21.76% क्षेत्रफल में फॉरेस्ट कवर है। ट्री कवर की अगर हम बात करते हैं, 1 हेक्टेयर से कम भूमि जहां पे वृक्ष है, 1,12,000 स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 3.5% एरिया भारत का जो जोग्राफिकल क्षेत्रफल है वहां पे ट्री कवर देखने को मिल रहा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, फॉरेस्ट और ट्री कवर को दोनों को अगर साथ में जोड़ दूं तो टोटल 25% एरिया है हमारे भारत का जो ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आता है। इससे भी नीचे अगर मैं चला जाऊं 10% के आसपास तो श्रब्स देखने को मिलेंगे, लगभग 1.3% है। फिर है नॉन फॉरेस्ट भूमि जो मैंने बताया आपको, वो 73% है। तो पूरे भारत का जोग्राफिकल एरिया जो है में से हमारा फॉरेस्ट कवर कितना है? 21.7%। हमारा ट्री कवर कितना है जिसको वृक्षावरण कहते हैं? 3.4%। दोनों को मिला के
वृक्ष आवरण व वन आवरण मिला करके कितना हुआ? 25.1% आपके पास में, यह याद रखना है। और बाकी का जो 3/4 लगभग 75% एरिया है, यह क्या है? नॉन फॉरेस्ट यूज, यानी यह वन में प्रयोग में नहीं लिया जाता है। याद रखने योग्य चीज है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड को मार्क कर लीजिएगा। भारत में नॉन फॉरेस्ट एरिया कितना है? 73.5% एरिया। फॉरेस्ट एरिया कितना है? 21.7%। ट्री कवर कितना है? 3.4%। झाड़ी वाला एरिया, श्रब वाला एरिया 1.3%। टोटल ओवरऑल यूसेस पता होने चाहिए। और इस प्रकार फॉरेस्ट कवर मैप जो है वह ऑफिशियल आपकी इस इंडेक्स, इस रिपोर्ट के अंतर्गत दिया हुआ है, यहां भी आप देख पा रहे हैं। अब मुख्य निष्कर्ष जो है वह आपकी स्लाइड में आपके समक्ष है। मुख्य निष्कर्ष जो है थोड़ा सा याद करना पड़ेगा बेटा, है ना? अगर इस मुख्य निष्कर्ष को आपने अच्छे से याद किया, लाइट ज्यादा आ रही है क्या? चलो, अगर आप इस मुख्य निष्कर्ष एरिया को, क्षेत्रफल को अगर याद कर पा रहे हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई इतना डर की बात नहीं है। ओवरऑल याद रखने की कोशिश करना है। ट्रेंड क्या है कि सर कुल वृक्ष और वन आवरण कितना है भारत का? 25.7% है। कितना है दोस्तों? 25.7%। वन आवरण 21.7%, वृक्ष आवरण ट्री कवर 0.4% है। अब याद रखना कि 2021 की तुलना करूं मैं तो यह कितना बड़ा है? 1445 स्क्वायर किलोमीटर के करीब जो है हमारी ग्रोथ हुई है, वृक्षों की आवरण में बढ़ोतरी हुई है। तो वन आवरण कितना बड़ा है? 156 वर्ग किलोमीटर बड़ा है। वृक्ष आवरण कितना बड़ा है? 2290 वर्ग किलोमीटर के करीब बड़ा है। मतलब वृक्ष आवरण जो है वह ज्यादा बड़ा है ना? ट्री कवर ज्यादा बड़ा है और फॉरेस्ट कवर जो है धीरे धीरे इंप्रोवाइज हो रहा है। अब याद ये रखना है कि हमारी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1987 की राष्ट्रीय वन नीति, वो क्या कहती है कि भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% एरिया हमको फॉरेस्ट एरिया बनाना है। अब की हमारे इस फॉरेस्ट कवर में तो मात्र जो कितना है 21% के आसपास का क्षेत्रफल आता है। बाकी का तो वृक्ष आवरण है आपके पास में, टोटल मिला के 25% के आसपास में हो रहा है। तो हम इस 21% को 33% ले जाना चाहते हैं। ये हमारे लिए आदर्श है, सस्टेनेबल है, सतत है और पर्यावरण में उपयोगी भी रहेगा। अब बात ये आ रही है कि 33% से अधिक वन आवरण वाले क्षेत्र जो हैं वो कौन कौन से हैं आपके पास में? भारत में ऐसे 19 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे ऑलरेडी भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% से ज्यादा एरिया जो है वह वन आवरण के अंतर्गत देखने को मिल सकता है। 75% से अधिक वन आवरण वाले राज्य कौन कौन से? मतलब ऐसे राज्य जहां पे ओवरऑल एरिया जो है उसका 75% एरियाज जो है वह कहां पे है आपके पास में? फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत है, फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत है। मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मतलब मेजरली यह नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स हैं। ये नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स हैं, है ना, जहां पे आपके पास में ट्री कवर क्या है आपके पास में? 75% से भी ज्यादा देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डिस्कशन। राज्यों की क्या स्थिति है? अगेन यहां से प्रश्न आएगा। मैं 4 ट्रेंड करवा रहा हूं, ये ऑप्शंस के अंदर कैसे भी अप एंड डाउन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पूछ लेगा। याद रखना, अटेंशन से पढ़ना कि भारत में सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण मतलब फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों ही एरिया वाइज देखें तो एमपी में सबसे ज्यादा है। सेकंड नंबर पे अरुणाचल और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है दोस्तों आपके पास में। तो एमपी, अरुणाचल, महाराष्ट्र, ट्री और फॉरेस्ट कवर दोनों के हिसाब से यहाँ पे ये तीन चीज आपको याद रखनी है। अब खाली यहाँ पे फॉरेस्ट कवर की पूछ रहा है, वन आवरण पूछ रहा है, तो एमपी अभी भी नंबर 1 है, अरुणाचल अभी भी यहाँ वाला नंबर 2 है। खाली छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पे थोड़ा आगे आ जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ वाला एरिया वो क्या है, वहां पे सबसे ज्यादा आपको फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है। महाराष्ट्र की जगह यहाँ पे छत्तीसगढ़ आ गया। अब सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई? 2021 की जो पिछली रिपोर्ट है आईएसएफआर रिपोर्ट, अब 2023 की रिपोर्ट आई है, तो उन दोनों में वन और वृक्ष आवरण को कंपेयर करके देखें सबसे बेहतर जो बढ़ोतरी देखने को मिली है ना, वो छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिली। कहां देखने को मिली है? छत्तीसगढ़ में ओवरऑल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर बढ़ा है। सेकंड नंबर पे यूपी, उड़ीसा और राजस्थान, मतलब राजस्थान में भी हमने कई सारे जो है ए फॉरेस्ट्रेशन है ना, वृक्षारोपण के कार्यक्रम चलाए हैं। उड़ीसा और यूपी में भी जो है ऐसे ही कार्यक्रमों के कारण वृक्षावरण और वनावरण दोनों में बढ़ोतरी हुई है। अगर मैं बात करूं भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुपात में वन आवरण कितना है, फॉरेस्ट कवर कितना है, तो लक्षद्वीप का सपोज मैं कहूं 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है ना, तो 90 स्क्वायर किलोमीटर, 91 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा एरिया में तो वृक्ष वन आवरण ही है, फॉरेस्ट ही है, जंगल ही है। मिजोरम में यह 85 है आपके पास में, लक्षद्वीप में 91 है, सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में, फिर मिजोरम में, फिर अंडमान निकोबार में 81 में। ये ऐसे प्रश्न आ जाएंगे।
ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ट्रेंड याद रखना है, कोई भी डेटा याद रखना है। और हमारे दोस्तों कई सारे ऐसे ही जो यूपीएससी के ऑनलाइन बैचेस है जहाँ पे बहुत ही डेप्थफुल और बहुत ही ज्यादा आपके पास में फैक्ट्स हो, चाहे कंसेप्ट्स हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे आंसर राइटिंग हो, सब चीजों को एसिमुलेट करके हम आपको संकल्प, टाइटन, सृजन, प्रारंभ, प्रहार, चाहे ऑप्शनल, इन सारे बैचेस के अंतर्गत बहुत ही अच्छे से आपकी जो है तैयारी को अंजाम देंगे। आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कंडीशन में पाएंगे। और हाँ, यही नहीं, आप यूट्यूब पे भी हमसे जुड़े रहिए, ओनली आईएएस हिंदी माध्यम चैनल पे, ओनली पीडब्ल्यू, ओनली आईएएस यूपीएससी चैनल के ऊपर, वहां भी हमारी कई सीरीज चल रही हैं जो ऑफ कोर्स आपकी जर्नी को और बेहतर कर सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए और काउंसलिंग के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर पाएंगे दोस्तों। इस क्लास का कंटेंट और डेली न्यूज एनालिसिस का कंटेंट इस टेलीग्राम हैंडल से प्राप्त कर पाएंगे। टेलीग्राम हैंडल जगदीश जांगड़ सर पीडब्ल्यू, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके डायरेक्ट आप कम्युनिटी में। आते हैं वापस टॉपिक पे, अब बात करते हैं मैंग्रोव आवरण की। मैंग्रोव की दोस्तों अगर मैं बात करूं, जो आपके पास में तटीय आपके पास में वेजिटेशन है, जो इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलने वाला है सबसे ज्यादा, जो जलमग्न होता है आपके पास में, ठीक है ना। भारत के अंदर कुल मैंग्रोव आवरण जो है वो 4992 4992 स्क्वायर किलोमीटर का देखने को, पहले से अगर देखा जाए आपके पास में मैंग्रोव एरिया में डिक्रीज देखने को मिल रहा है। मतलब 7.4% जो है मैंग्रोव एरिया भारत में डिक्रीज हुआ। अच्छी बात नहीं है ये, दिस इज नॉट एट ऑल अ गुड ट्रेंड। सबसे ज्यादा कमी जो है वह गुजरात में देखने को मिलती है, वृद्धि आंध्र प्रदेश में देखने को मिली है, महाराष्ट्र में देखने को मिली है। तो गुजरात में जो ये डिक्रीमेंट हुआ है ना, प्रश्न बन सकता है इसके ऊपर। एक और चीज याद रखना कि भारत में सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल के अंदर, तो वेस्ट बंगाल क्या है आपके पास में, आज भी नंबर 1 है मैंग्रोव वेजिटेशन के अंतर्गत। नंबर 2 पे जो है आज भी गुजरात आता है। गुजरात क्या है दोस्तों आपके पास में, सेकंड नंबर पे है आपके पास में। उसके बाद में कहीं न कहीं आपके पास में 22%, तो ये हो गया। फिर आपका अंडमान निकोबार आ गया आइलैंड 12% के आसपास में, ठीक है ना। अंडमान निकोबार आइलैंड 12% ऑलमोस्ट, है ना। महाराष्ट्र है, फिर आंध्र प्रदेश है 8.9% के आसपास में। तो टॉप 3-4 कंटेंडर्स याद रखना। ओवरऑल बताना कि सर इस बार कमी हुई है मैंग्रोव में, सबसे ज्यादा कमी गुजरात में। एक ट्रेंड पता चला ना आपको। कार्बन स्टॉक की भी बात करते हैं कि कुल कार्बन स्टॉक जो है, कार्बन स्टॉक का क्या मतलब हुआ, पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, वातावरण से, वायुमंडल से CO2 को एब्जॉर्ब किया और प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया। मतलब वह ऑर्गेनिक मैटर के रूप में, कार्बनिक पदार्थ के रूप में उसको ढाल देते हैं वायुमंडल से, प्रदूषण को कम कर देते, कार्बन को स्टॉक कर दिया, कार्बन का संचय कर दिया। तो हमारे भारत में जो फॉरेस्ट लगा हुआ है ना, ये बताया जाता है कि 7,285 मिलियन टन का कार्बन स्टॉक ऑलरेडी भारत के पास है। अब इस कार्बन स्टॉक के अंतर्गत 2021 की तुलना में जो है 85 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। इस कार्बन स्टॉक के अंतर्गत मिट्टी, जैविक कार्बन का योगदान जो है 55% के आसपास, 55% के आसपास में देखने को मिलता है। देखिए जो कार्बन स्टॉक जो है, ग्लोबल फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो बिलियंस ऑफ द टन में, इसमें 3 चीजें आती हैं। एक आता है सॉइल, ये है सॉइल। सॉइल जो है 45% इसका योगदान होता है कार्बन स्टॉक में, जिसमें ह्यूमस वगैरह होता है। फिर आता है डेड वुड एंड लिटर, तो जो टहनियां हैं, पेड़ पत्ते हैं जो ऑर्गेनिकली डिकम्पोज हो जाती है, अनडिकम्पोज्ड हैं, ठीक है ना, यह भी, इसका भी एक अच्छा योगदान है। फिर है आपके पास में लिविंग बायोमास, अबो ग्राउंड एंड बिलो ग्राउंड। एक है अबो ग्राउंड बायोमास जो हमारी सतह के ऊपर, एक है जो जमीन में दब गया, बिलो ग्राउंड बायोमास। तो बोथ एजीबी एंड बीजी, इनका भी एक अच्छा खासा योगदान है, लगभग 45% के करीब यह देखने को मिलता है हमको, ठीक है। सो स्टॉक जो है, कार्बन स्टॉक जो है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, याद रखना है। राष्ट्रीय स्तर पर जो हम निर्धारित योगदान करते हैं, यानी नेशनली कंट्रीब्यूटेड, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है, 2030 तक जो हमारे सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत हम ये कह रहे हैं कि 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 के समतुल्य हम लोग कार्बन सिंक बनाने वाले हैं, है ना। तो 2 to 3 बिलियन टन के आसपास में होना चाहिए। हमारे पास में ऑलरेडी कितना है, 7,285 मिलियन टन के करीब है। वर्तमान प्रगति जो है आपके पास में 2.9 बिलियन टन 2005 के आधार वर्ष के अनुसार हम इस लेवल तक पहुंच चुके हैं। हमें इसमें और बढ़ोतरी करनी है। ओवरऑल आपके पास में यह पूछा जा सकता है कि कार्बन पूल जो हो सकता है, डिफरेंट फॉरेस्ट कार्बन पूल हो सकता है, वो किस फॉर्मेट में होगा। तो भैया जी कार्बन पूल जो है वह कोई भी जीवित बायोमास के कारण हो सकता है, जो जमीन के ऊपर है, जो जमीन के नीचे हो सकता है, आपके पास में डेड ऑर्गेनिक मैटर के अंदर हो सकता है, जो लीटर या फिर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमस की फॉर्म में हो सकता है। सॉइल, मिट्टी के अंदर भी कई ऑर्गेनिक कार्बन पहुंच जाते हैं। इस फॉर्मेट में कार्बन पूल जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन स्टॉक का
माप होता है। यहाँ पे आईपीसीसी के अंतर्गत दिखाया भी गया है इसको, अबोव ग्राउंड बायोमास, बिलो ग्राउंड बायोमास, लिटर डेड वुड, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, ये सब कार्बन स्टॉक का हिस्सा है। अबोव अबोव ग्राउंड है, बिलो ग्राउंड है आपके पास में, है ना, अदर अबोव ग्राउंड है, डेड वुड है आपके, लिटर है, और लास्ट में है सॉइल कार्बन। तो यहाँ पे 5 अलग अलग पूल ऑफ फॉरेस्ट कार्बन दिखाएगा, और ये फॉरेस्ट स्टॉक कार्बन स्टॉक के रूप में भी जाने जाते हैं। फिर है बांस का आवरण। भारत के अंदर अगर देखा जाए ना, 2021 की तुलना में 5000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा फॉरेस्ट का जो बांस का आवरण है वह और बेहतर हुआ है दोस्तों, बैम्बू कल्टीवेशन। यहाँ पे ऑलरेडी 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में भारत में जो है बैम्बू कल्टीवेशन किया जाता है, स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। अब आते हैं अगले एक ज्वलंत टॉपिक पे, वन अग्नि यानी फॉरेस्ट फायर। वन अग्नि या फॉरेस्ट फायर का जो टॉपिक है दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रभावित उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाले राज्यों को बताया जाता है। ये बताया जाता है आपके पास में कि भारत का जो टोटल वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट एरिया है, उस वन क्षेत्र का 1/3 यानी लगभग 32% क्षेत्र जो है वह प्रोन टू फॉरेस्ट फायर है, वो उच्च जोखिम श्रेणी में रखा जा सकता है। मतलब उस एरिया के अंदर एक्सट्रीम से लेकर के हाईली एक्सट्रीम और फायर प्रॉन एरियाज के अंतर्गत उनको रखा जा सकता है। उत्तराखंड वाला एरिया एक रह गया आपके पास में, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया रह गया, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर वाला एरिया, यह सबसे ज्यादा जो है आपके पास में वन अग्नि या फॉरेस्ट फायर से कहीं न कहीं प्रभावित एरिया। इसी जो आईएसएफआर रिपोर्ट के अंतर्गत कई सारी चीजें बताई गई। अगर हम अपने फॉरेस्ट संसाधनों का ध्यान रखें तो भारत अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा कर पाएगा, चाहे हम यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात करें, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस डील हो, एसडीजीज हो, सीबी हो, बॉन चैलेंज हो, चाहे रामसर साइट्स की बात करें। रामसर साइट्स में हम वेटलैंड्स की यहाँ पे बात करते हैं। देखिए मैंग्रोव्स कम होते जा रहे हैं, एग्जैक्टली हमको इन चीजों पे फोकस करने की बेहद ज्यादा आवश्यकता है। अब हमारे लिए आज भी कई चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं कि सर एक तो हमें वन अग्नि यानी फॉरेस्ट फायर जैसे मामलों को कम करना है, क्योंकि जब भी फॉरेस्ट फायर आता है पूरे फॉरेस्ट का पारिस्थितिकी तंत्र ही तो बर्बाद कर देता है। फॉरेस्ट को काटते जा रहे हो क्योंकि आबादी बढ़ रही है, शहरीकरण और कृषि का विस्तार आपको करना पड़ता है, तो मध्यम घनत्व वाले वनों में धीरे धीरे गिरावट देखने को मिल रही है। और तो और आपके पास में आप हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कर रहे हो, आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो जहां पे आपके पास में, जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जैसे आपने डैम बनाया, सड़कें बनाई, आपने पास में पावर लाइंस बिछानी है आपने, तो आपने जंगल के बीच में से निकाल ली, वो टनल्स निकाल ली, सड़कें निकाल ली, आपने हाईवेज निकाल लिए। अब उससे क्या हुआ, उस एरिया के अंदर जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उस एरिया में जो जीव रहते हैं, वन्य जीव रहते हैं, उनके आवास की हानि हो गई। अवैध कटाई, अतिक्रमण, एक है मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, है ना, वो भी हमारे यूपीएससी के सिलेबस के अंतर्गत है। ये सबसे खतरनाक। ओवरऑल इन सब चीजों का क्या प्रभाव पड़ता है कि सर जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है, और जब जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है, चाहे वो हिमालय हो, चाहे पश्चिमी घाट हो, चाहे पूर्वी घाट हो, चाहे उत्तर पूर्व का भारत का हमारा हिमाचल वाला क्षेत्र हो, जो पूर्वांचल हिल्स वाला क्षेत्र हो, कभी भी जैव विविधता को अगर नुकसान पहुंचता है दोस्तों, तो ये मान के चलिएगा आगे चलते हुए वह नुकसान ओवरऑल ह्यूमन वेलबींग पे पड़ने वाला, आज नहीं तो कल। आगे हम क्या करें कि सर कानून बनाए रखे हैं तो उनका सख्ती से क्रियान्वयन क्यों नहीं करते? हमें सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट या सतत वन प्रबंधन पे ध्यान देना चाहिए। हमें जितना अच्छा नॉलेज है उतना ही नॉलेज जो है क्षेत्रीय लेवल पे रहने वाले आपके आदिवासी जनजातियों को है, तो उन समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करें, यानी ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट हम सुनिश्चित करें। जेएफएम है, एसएफएम है, यह एक बेस्ट प्रैक्टिसेस है जिसके थ्रू हम नेचुरल रिसोर्सेज को और बेहतर मैनेज कर पाएंगे दोस्तों। जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए हमें और कई कई प्रबंधन करने की आवश्यक है। जो आक्रामक प्रजातियां हैं, इन्वेजिव स्पीसीज हमारे फॉरेस्ट में घुस जाती, पूरे फॉरेस्ट को बर्बाद कर दे, जैसे इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करती है, इनका अच्छे से मैनेजमेंट करो, डिटेक्ट करो, मॉनिटरिंग करो, सर्वेलेंस करो प्रॉपर। प्रौद्योगिकी का उपयोग, जैसे अगर हम सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग करें, यहाँ पे जीआईएस मैपिंग करें, जीआईएस मतलब ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रॉपर अगर मैपिंग के थ्रू अगर हम आगे बढ़े तो फॉरेस्ट अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, और यही कहीं न कहीं हमारे इकोसिस्टम हॉटस्पॉट जो है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है, जैसे कि हिमालय है, वेस्टर्न घाट है, अंडमान निकोबार है, इनका हम भविष्य में संरक्षण कर पाएंगे। याद रखना है हमको कि वन संसाधन जो है ना दोस्तों, वो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए आवश्यकता है, और जैव विविधता और जलवायु के शमन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब तक हम पॉलिसी रिफॉर्म नहीं लाएंगे, पॉलिसी के अंदर एक सुदृढ़ता नहीं हो कि नहीं वी आर वेरी फर्म इन आवर पॉलिसीज,
कभी कोई पॉलिटिकल नेता या किसी कॉर्पोरेट पार्टी के लिए आप लेफ्ट राइट नियमों को बदलो मत। यहाँ पे सामुदायिक भागीदारी को एंश्योर करते हुए अगर आप टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करो तो वनों का संरक्षण पॉसिबल है, और इन्हीं वनों के संरक्षण को सतत विकास का आधार माना जाता है। इस दशक के अंत तक 2023 तक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंश्योर करना है ना। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे एंश्योर हो? वह फॉरेस्ट कंजर्वेशन से हो। तो दोस्तों यह है की हाइलाइट्स आपकी भारत वन स्थिति रिपोर्ट या इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट्स की। मैं जगदीश चंद्र जहांगीर अभी आपसे अलविदा लूंगा। ये अगर आपको इसकी हाइलाइट्स अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, क्या और नवाचार किए जा सकते हैं, सॉल्यूशन किए जा सकते हैं वन संरक्षण के क्षेत्र के अंतर्गत। दिस बिंग सेड, थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली, गॉड ब्लेस यू।